आईएएस का प्रीलिम्स हो या फिर बीपीएससी का प्रीलिम्स हो, अदर पीसीएस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स हो, मॉडर्न की तुलना में एंशिएंट से और मिडिएबल से क्वेश्चन कम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एंशिएंट और मिडिएबल को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, बिल्कुल नहीं। चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वहां एक एक क्वेश्चन बड़ा मायने रखता है। कभी कभी 1-2 नंबर से पीटी नहीं निकलता है, तो वैसी स्थिति में 4-5 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस साल आप एग्जामिनेशन दें, उस साल हो सकता है कि एंशिएंट और मिडिएबल से क्वेश्चन ज्यादा हो जाए, ये भी चांस बनता है। इसलिए इग्नोर नहीं करना है, एक बार ओवरऑल एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना है और तब आगे फिर फोकस करेंगे एग्जामिनेशन के टाइम में कि किस चैप्टर के किस पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा होता है। नहीं, मान लिया स्टोन एज पढ़ रहे हैं तो स्टोन एज में क्वेश्चन कहां से पूछता है, हड़प्पा सभ्यता में कहां से क्वेश्चन पूछता है, इन चीजों पर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। जैसे मान लिया जाए कि आप एंशिएंट हिस्ट्री की जो शुरुआत करते हैं, तो जो हमारा पहला चैप्टर बनता है वो क्या है, वो मुख्य रूप से तैयारी आप लोग किसकी करते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, है ना। और प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत ही किसको पढ़ते हैं, स्टोन एज को पढ़ते हैं। यह दौर है जब भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के सांस्कृतिक और भौतिक क्रियाकलाप के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं, यानी मानवीय संस्कृति की शुरुआत का प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है। और इसी क्रम में चूंकि वातावरणीय परिवर्तन के साथ साथ मानवीय एक्टिविटी में भी चेंज आता गया, उनके रहन सहन में परिवर्तन आता गया, सांस्कृतिक डेवलपमेंट भी होते रहे हैं। तो जहां मानव पुरापाषाण काल में शिकारी संग्रह करता था, वही मध्यकाल तक आते आते पशुपालक हो जाता है, और नियोलिथिक एज में क्या हो जाता है, वो कृषक हो जाता है, परमानेंट सेटलमेंट का आगमन हो जाता है। तो ये पहला चैप्टर है पाषाण काल, स्टोन एज, और इसी के अंतर्गत हम पैलियोलिथिक एज को पढ़ते हैं, मेजोलिथिक एज को पढ़ते हैं और नियोलिथिक एज को पढ़ते हैं। आपने क्वेश्चन देखा होगा, तो क्वेश्चन किस चीज से पूछता है, फीचर और फीचर बेस्ड प्रमाण से क्वेश्चन पूछता है। चूंकि स्टोन एज के संदर्भ में जो हमारे पास साक्ष्य है वो पुरातात्विक साक्ष्य है ना। तो जो भी हम फीचर पढ़ते हैं कि मान लिया जाए पुरापाषाण काल में मानव स्टोन के उपकरणों का निर्माण शुरू कर दिया, बड़े अनगढ़े उपकरण होते थे। नहीं, उस वक्त मानव कच्चा मांस खाता था, गृह निर्माण से वाकिफ नहीं था, वस्त्र निर्माण से वाकिफ नहीं था, सर्वथा मानव नग्न रहता था, बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था। ठीक है, उस वक्त समाधान पद्धति नहीं थी, मृदभान निर्माण का कार्य होता नहीं था। तो जो भी तत्कालीन दौर के फीचर्स हैं, उस फीचर से रिलेटेड प्रमाण कहां से मिलते हैं, है ना। आपने देखा होगा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि फर्स्ट होमिनिड का साक्ष्य, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला होमिनिड का प्रमाण कहां से मिला, है ना। तो इस रूप में क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट कौन सा है जहां से पाषाणिक प्रमाण पहली बार मिले, क्वेश्चन बन जाता है ना। या पुरापाषाण काल में मानव क्या करता था, चित्र कला से वाकिफ था, पेंटिंग का काम करता था, रॉक पेंटिंग, केव पेंटिंग, इसके भी प्रमाण मिले हैं पुरापाषाण काल के अंतिम दौर तक आते आते। तो पुरापाषाणिक रॉक पेंटिंग का प्रमाण कहां से मिला है, क्वेश्चन पूछता है। मध्यकाल तक आते आते, मध्य पाषाण काल तक आते आते मानव क्या बन जाता है, पशुपालक बन जाता है। जाहिर सी बात है कि पशुपालन के एविडेंस मिलने चाहिए, है ना। मध्य पाषाण काल में मानव आग की उपयोगिता से वाकिफ हो गया, खाना को मतलब मांस को पकाकर भूनकर खाता है ना। समाधार की शुरुआत हो गई, मृतकों को दफनाना शुरू कर दिया। ठीक, तो ये फीचर्स अगर मध्य पाषाण काल का है, छोटे जानवरों का शिकार करने लगा, कैटल पेन का निर्माण शुरू हो गया, तो इसके एविडेंस भारतीय उपमहाद्वीप में कहां से मिलते हैं। छोटे जानवरों के शिकार के लिए छोटे छोटे उपकरणों के निर्माण शुरू हो गए, माइक्रोलीथ टूल्स का निर्माण शुरू हो गया। तो माइक्रोलीथ टूल्स के प्रमाण कहां से मिल रहे हैं, तो जो फीचर मध्यकाल का है, जो चेंज आ रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में, उसके एविडेंस कहां से मिलते हैं, क्वेश्चन इसी से बनता है ना।
जैसे क्वेश्चन पूछा गया भारतीय उपमहाद्वीप का फर्स्ट पशुपालक बस्ती कौन है ना, या गृह निर्माण का प्रारंभिक प्रमाण कहां से मिलता है, क्वेश्चन पूछा गया है ना। समाधान से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया। इसका मतलब है कि जो चेंज आ रहा है मध्य पाषाण काल में, उससे रिलेटेड एविडेंस कहां से मिलते हैं, क्वेश्चन यही से पूछता है। जस्ट नियोलिथिक एज तक आते आते मानव उत्पादक बन जाता है, ग्रामीण संस्कृति की शुरुआत हो जाती है ना। मानव क्या करता है, विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन शुरू कर दिया, जौ, गेहूं, धान इत्यादि का प्रोडक्शन शुरू हो गया, रागी का प्रोडक्शन शुरू हो गया, कुल्थी का प्रोडक्शन शुरू हो गया, कृषि संबंधित उपकरणों के निर्माण शुरू हो गया, कपड़ा सिलने के लिए सुआ का निर्माण शुरू हो गया, है ना। समाधान पद्धति में वेरिएशन देखने को मिलता है, मृदभान निर्माण का कार्य शुरू हो गया, यानी हैंडमेड पॉटरी सिस्टम के भी प्रमाण मिलते हैं, व्हील मेड पॉटरी सिस्टम के भी प्रमाण मिलते हैं। ये चेंज आ रहा है कब, नियोलिथिक एज में। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि भारत का प्रथम कृषि बस्ती या भारत का प्राचीनतम कृषि बस्ती के प्रमाण कहां से मिले, है ना। धान की खेती का प्रारंभिक प्रमाण कहां से, क्वेश्चन बनता है। चूंकि चिरांद बिहार में नियोलिथिक साइट है, तो चिरांद के उपकरणों की क्या विशेषता है, यह भी क्वेश्चन पूछता है। बुर्जहोम के लोग गड्ढा खोदकर उसमें झोपड़ी का निर्माण करते थे, गर्ताबास का निर्माण करते थे, और बुर्जहोम की एक ये भी प्रवृत्ति थी कि मालिक के साथ पशु को दफनाने का प्रमाण, सेपरेट एनिमल बरियल का भी प्रमाण मिला है। क्वेश्चन पूछा गया, मतलब स्पष्ट है कि यहां से जब भी क्वेश्चन बनता है स्टोन एज से ना, तो आप देखिएगा कि साइट बेस्ड क्वेश्चन बनता है ना। तो पूरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो या नव पाषाण काल हो, सामान्य तौर पे वहां पे हमें साइट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जो भी फीचर्स उस काल के हैं उससे रिलेटेड प्रमाण कहां से मिलता है, इसी पे फोकस करने की जरूरत है, और यही से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, समझ रहे। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं क्या, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, है ना। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं कब से कब तक, 3500 बीसी से लेकर, आप इसको ऐसे देखिए, 1100 बीसी, है ना। ये आपका आता क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत। चूंकि उसके बाद तो फिर आयरन एज की शुरुआत हो गई, हिस्टोरिक एज की शुरुआत हो गई। अब इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम प्री हड़प्पा को भी पढ़ते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन को भी पढ़ते हैं, और लिटिल हड़प्पा को भी पढ़ते हैं, है ना। यानी हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की ताम्र पाषाणिक संस्कृति, यानी नव पाषाण काल के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों को धातु के रूप में तांबे की जानकारी प्राप्त हुई। टूल्स के निर्माण में स्टोन के साथ साथ धातु यानी तांबे का इस्तेमाल प्रारंभ हो गया। इसीलिए उस पीरियड का नाम क्या पड़ा, चैलिकोलिथिक एज, ताम्र पाषाण काल, है ना। अब नव पाषाण काल की तुलना में ताम्र पाषाण काल में थोड़ा और सांस्कृतिक डेवलपमेंट हुआ। जो उपकरण औजार बने वो पाषाण के साथ साथ धातु के बनने लगे। ग्रामीण संस्कृति का भी क्या हुआ, थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, ग्रामीण संस्कृति कस्बाई संस्कृति में बदलने लगा। कृषि थोड़ा और पहले की तुलना में संगठित रूप में होना शुरू हो गया। जहां नव पाषाण काल में हल बैल आधारित खेती नहीं थी, ताम्र पाषाण काल में हल बैल आधारित कृषि आ गई, समझ सकते हैं। इसका मतलब नियोलिथिक एज की तुलना में ये ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ, थोड़ा सा डेवलपमेंट और हुआ। इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, चूंकि ये संस्कृति है, सभ्यता नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में कई ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के डेवलपमेंट हो रहे थे। बलूचिस्तान क्षेत्र में, अफगानिस्तान क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप में। इसी के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा है मुंडीगाक संस्कृति को, कुल्ली संस्कृति, नाल संस्कृति, जोब संस्कृति, है ना। प्राक हड़प्पा पंजाब संस्कृति, प्राक हड़प्पा हरियाणा संस्कृति, प्राक हड़प्पा सोथी संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, है ना। यानी हड़प्पा सभ्यता के डेवलपमेंट का
प्लेटफॉर्म यही बन गया, यानी ताम्रपाषाण काल में। तो यहां से भी जो क्वेश्चन बनता है, कभी कभी देखते होंगे सोरतुघई से क्वेश्चन बनता है, मुंडीगाग से क्वेश्चन बनता है। मेहरगढ़ जो नवपाषाण काल का साइट है, वहां से ताम्रपाषाणिक संस्कृति के भी प्रमाण मिलने लगे। क्वेश्चन पूछता है कालीबंगा जो हड़प्पा सभ्यता का साइट है, शुरुआती दौर में क्या था, ये ताम्रपाषाण काल में भी था, है ना। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं ताम्रपाषाणिक संस्कृति का साइट हड़प्पा सभ्यता से भी क्या है, रिलेटेड है। तो क्वेश्चन बनता रहता है। कालीबंगा वन यानी सोथी संस्कृति से, कभी मुंडीगाग से क्वेश्चन बनता है, कभी सोरतुघई से क्वेश्चन बनता है, कभी जो क्वेश्चन बनता है मेहरगढ़ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पे भी आप देखते हैं कि जो प्रश्न बनता है वो साइट बेस्ड बनता है। जो चेंजेज आ रहे हैं, फीचर्स में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उपकरण औजार में जो चेंज देखने को मिलता है, नहीं, बस्तियों के डेवलपमेंट का जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है, कृषि के क्षेत्र में जो इजाफा देखने को मिलता है, कृषि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट देखने को मिलता है, समाधान की प्रवृत्ति देखने को मिलता है, मृदभांड में विविधता देखने को मिलती है, वहां से क्वेश्चन बनता है। तो यहां भी देखते क्या है कि बिल्कुल साइट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। और तब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत कांस्ययुगीन दौर है। क्योंकि पहली बार हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही कांसा निर्माण का कार्य शुरू किया, यानी बताया कि कांसे का निर्माण कैसे होता है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत ब्रॉन्ज एज का दौर। और यही वो दौर है जब भारतीय उपमहाद्वीप में नागरीय संस्कृति का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का देखेंगे कि जो मेन फीचर है, वो मेन फीचर क्या लगता है, टाउन प्लानिंग, नहीं, नगर निर्माण योजना, ये हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण फीचर है। नागरीय संस्कृति के डेवलपमेंट में योगदान देने वाला जो मुख्य फैक्टर है वो क्या है, कृषि का डेवलपमेंट, वाणिज्य व्यापार का डेवलपमेंट, है ना। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही ये कंसेप्ट दिया कि जिस सामान की उपलब्धता भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है, उसे बाहर से हासिल किया जा सकता है, और जिसका उत्पादन बेहतर है उसे क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो वाणिज्य व्यापार हड़प्पा सभ्यता का मेन फीचर है ना। तो आप देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन वाणिज्य व्यापार से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा बनता है। चूंकि नागरीय संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ, टाउन प्लानिंग के मुद्दे पे हड़प्पाई जो नगर है ना, ये विश्व का आप कह सकते हैं कि पहला प्लान्ड वे में सुनियोजित रूप में बना हुआ नगर निर्माण योजना का प्रमाण देता है। तो आप देखिए क्वेश्चन जो बनता है, टाउन प्लानिंग से क्वेश्चन बनता है। याद होगा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा सभ्यता का वह नगर जो 3 खंडों में वर्गीकृत था, अपर टाउन, मिडिल टाउन, लोअर टाउन, धौलावीरा से क्वेश्चन बना है ना। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का वह नगर जहां से उत्तम जल प्रबंधन का प्रमाण मिला, नहीं, क्वेश्चन धौलावीरा से पूछा गया। ठीक है, महत्वपूर्ण इमारतों से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, अन्नागार से क्वेश्चन पूछा गया, स्नानागार से क्वेश्चन पूछा गया, डॉकयार्ड एरिया से, है ना, लोथल से। तो ये देखेंगे क्या कि हड़प्पा सभ्यता का भी जो क्वेश्चन बनता है ना, वो फीचर आधारित साइट से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में वाणिज्य व्यापार अपनी पिक पर था, कहां के साथ वाणिज्य व्यापार होता था, किस चीज का आयात करते थे, किस सामान का निर्यात करते थे, क्वेश्चन यहां से बनता है ना। इतना मतलब कि आप कह सकते हैं क्या कि संपन्न नगर, हड़प्पा वासियों की अपनी संपन्नता है, भौतिक समृद्धि है, हड़प्पा सभ्यता का अच्छा खासा विस्तार है। लेकिन इस सभ्यता का पतन बहुत कम समय में हो गया, नहीं, मुश्किल से 500 वर्षों के अंतराल में पतन के ढेर सारे लक्षण मिलने लग गए। आखिर एक नागरीय सभ्यता का पतन क्यों हुआ? इतनी बड़े क्षेत्र में विस्तृत सभ्यता का पतन कोई एक कारण से और एक बार तो होगा नहीं, अलग अलग कारणों से होगा। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, पतन के कारण से क्वेश्चन पूछता है। तो अलग अलग साइट्स के पतन के बारे में विद्वानों ने क्या अपना विचार दिया, वहां से क्वेश्चन बन जाता है, मानते हैं। इसका मतलब है कि पूरे हड़प्पा सभ्यता या उससे पहले की ताम्रपाषाणिक संस्कृति से भी जो क्वेश्चन बनता है ना, वो आपका साइट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, स्थल से संबंधित क्वेश्चन बनता है। और जब हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हुआ तो
तो ये मानकर चलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जब अपने पिक पर था नागरीय सभ्यता के रूप में, तो हड़प्पा सभ्यता के इर्द गिर्द में कुछ ग्रामीण संस्कृतियां भी थी। हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हुआ, लेकिन वो नागरीय संस्कृति, वो ग्रामीण संस्कृतियां जो उसके पैरेलल चल रही थी ना, वो मोटा मोटी क्या 1100 बीसी तक चलती रह गई, है ना। एक आध संस्कृति तो 800 बीसी तक चलती रह गई। तो कभी कभी वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। याद कीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा है आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, जोरबे संस्कृति, है ना। तो वहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, भाई किस साइट का स्थानीय नाम धुलकोट है, किस साइट को ताम्बती कहा गया है, यानी आहार संस्कृति से क्वेश्चन पूछा गया, मानते। तो ये जितना भी यहां से यहां तक का पार्ट है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो देखेंगे ना, वो आपका साइट बेस्ड ही होता है ना। और यहां पे देखते क्या है कि नॉर्थ इंडिया में हड़प्पा सभ्यता के बाद, यानी लैटर हड़प्पा के बाद जिस कल्चर को हम लोग पढ़ते हैं वो वैदिक कल्चर को पढ़ते हैं, है ना, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के रूप में डिवाइड किया गया। उस वक्त साउथ इंडिया में भी एक कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। साउथ इंडिया में जिस कल्चर का डेवलपमेंट हुआ उस कल्चर को कहा गया है क्या, आप लोगों ने पढ़ा है मेगा लिथिक कल्चर, है ना। यानी जिस वक्त यहां पे भारतीय नॉर्थ इंडिया में आपका लेटर वैदिक पीरियड है, उस वक्त साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर है। बड़े बड़े पाषाण खंड का इस्तेमाल होता था समाधान व्यवस्था में। लोग मृतक को दफनाते थे और अगल बगल से बड़े बड़े पाषाण खंड को खड़ा करके विभिन्न प्रकार के, विभिन्न आकार प्रकार के एक कब्र का रूप देते थे। इसीलिए संस्कृति विशेष का नामकरण क्या हो गया, मेगालिथिक कल्चर। इनकी अपनी समाधान पद्धति भी है। इस कल्चर में पशुपालन भी है, कृषि भी है, मृदभांड निर्माण भी है। प्रारंभिक साउथ इंडिया के पूजा उपासना के भी प्रमाण मिलते हैं, देवी देवता के प्रमाण मिल जाते हैं। तो इसको भी आपको पढ़ना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कौन सा ऐसा स्थल है जहां से नवपाषाणिक संस्कृति और मेगालिथिक कल्चर दोनों के प्रमाण मिले हैं। कई बार ब्रह्मगिरी से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और तब हम लोग जो पढ़ते हैं संस्कृति को, वो किसे पढ़ते हैं, वैदिक पीरियड को पढ़ते हैं, वैदिक काल को पढ़ते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा है क्या 1500 बीसी टू 600 बीसी। और ध्यान रखिएगा इस वैदिक काल को, चूंकि 1000 बीसी में मेजर चेंज आया, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के स्तर पे चेंज आया, धर्म के स्तर पे चेंज आया। कब, 1000 बीसी के लगभग में। इसीलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं, क्या, ऋग वैदिक काल, और दूसरा क्या कहलाता है, उत्तर वैदिक काल, है ना, उत्तर वैदिक काल। अब यहां पे देखेंगे ना, तो वैदिक काल की जानकारी का जो स्रोत है, दोनों स्रोत है ना। यहां पे हम लोग पुरातात्विक स्रोत को भी पढ़ते हैं और यहां पे हम लोग साहित्यिक स्रोत को भी पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि मौखिक रूप में ही सही, लेकिन वेदों की रचना तो शुरू हो गई 1500 बीसी से ही। और पहला वेद क्या है, ऋग्वेद है। और बाद में उत्तर वैदिक काल के बारे में जो जानकारी देता है वो यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। उससे रिलेटेड ब्राह्मण लिटरेचर है, आरण्यक लिटरेचर है, उपनिषद है ना। इसी से हमें वैदिक काल की जानकारी मिलती है। और ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। यानी वैदिक आर्यों की प्रथम रचना अगर कोई है तो वो ऋग्वेद है। पुरातात्विक स्रोत उतनी जानकारी नहीं देता जितना कि साहित्यिक स्रोत देता है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत भी अवेलेबल है। और आप लोगों ने पढ़ा है BRW कल्चर, OCP कल्चर की सभ्यता ऋग्वैदिक काल से, और उत्तर वैदिक काल की मतलब PGW संस्कृति की सभ्यता उत्तर वैदिक काल से, है ना। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में तत्कालीन राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इनका भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक था, या आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में जो बेहतर जानकारी देता है ना, वो देता क्या है, साहित्यिक स्रोत। कहने का मतलब वेद, आरण्यक साहित्य, उपनिषद साहित्य, ठीक है,
ब्राह्मण साहित्य यही बेहतर जानकारी देता है। तो आप देखेंगे कि जब भी क्वेश्चन बनता है ना, तो यहां पे क्वेश्चन बनता क्या है, स्रोत बेस्ड। याद रखिएगा, क्वेश्चन स्रोत बेस्ड बनता है। नहीं भाई, ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ा पॉलिटिकल यूनिट जन हुआ करता था, 11 जन हुआ करते थे। उत्तर वैदिक काल में वो क्या हुआ, आत्मसातीकरण विलीनीकरण के आधार पर जनपद बन गया और कुल जनपदों की संख्या 10 थी। क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि 10 बड़े जनपदों का जिक्र किस साहित्य में हुआ है। यानी ऋग्वैदिक काल में चूंकि मौखिक अध्ययन होता था, छात्र मौखिक रूप में पढ़ते थे, चूंकि उस वक्त तक स्क्रिप्ट की जानकारी नहीं थी, यानी लंबे समय तक वेद श्रवण परंपरा के आधार पर ही सुरक्षित रहा है। तो देखिएगा क्या कि हम लोगों को मंडूकी सूक्त से पता चलता है कि यादाश्त को बढ़ाने के लिए, इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के लिए जो छात्र थे वो गायत्री मंत्र का पाठ करते थे, है ना। क्वेश्चन पूछा गया, गायत्री मंत्र का प्रथम उल्लेख कहां हुआ, गायत्री मंत्र की रचना किसने की। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार हुआ, सतलज से कहां पहुंच गए, सरानीरा तक पहुंच गए, बिहार की गंडकी नदी तक। इसका मतलब इनका भौगोलिक प्रसार हुआ। जहां ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी की महत्ता थी, सरस्वती की महत्ता थी, उत्तर वैदिक काल में आर्यों की एक्टिविटी का केंद्र बन गया गंगा जमुना। इसका मतलब गंगा और जमुना की महत्ता स्थापित हो गई, है ना। तो ये जो भौगोलिक प्रसार हुआ, इसकी जानकारी किस लिटरेचर से मिलती है। नहीं, विदेह माधव आख्यान किस ब्राह्मण साहित्य में वर्णित है, क्वेश्चन पूछा गया। तो जितना भी आप देखेंगे वैदिक काल का क्वेश्चन ना, वो कहीं ना कहीं स्रोत बेस्ड है, यानी स्रोत आधारित है। मतलब हम जब यहां तैयारी करेंगे तो हमारा फोकस कहां पे होगा, सोर्सेज पे होगा। जाहिर सी बात है, कम टाइम में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन पकड़ सकते हैं, है ना। वैदिक काल के बाद जो चैप्टर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, वैदिकोत्तर काल, है ना। वैदिकोत्तर काल कहते हैं, पोस्ट वैदिक पीरियड, है ना। पोस्ट वैदिक पीरियड कहने का मतलब क्या है, 6th सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी बीसी, है ना। 6th सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी बीसी। अब यहां पे मेजर चेंज आपको देखने को मिल जाता है। यहां पे मेजर चेंज देखने को मिलता है। क्या चेंज देखने को मिलता है, एक तो जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल यूनिट था ना, जनपद, उत्तर वैदिक काल में, वो वैदिक उत्तर काल में क्या हो जाता है, महाजनपद हो जाता है। वही आत्मसातीकरण के कारण, विलीनीकरण के कारण जनपद क्या बना, महाजनपद बन गया। कुल 16 महाजनपदों का जिक्र हुआ है, याद कीजिए, अंगुत्तर निकाय में, भगवती सूत्र में, है ना। और इसी दौरान हम लोग पढ़ते क्या है, मगध साम्राज्यवाद का विकास। चूंकि जो 16 महाजनपद हुआ करता था, हर जगह एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। कहीं राजतंत्र था, कहीं गणतंत्र था, तो कहीं संघात्मक व्यवस्था थी। यानी लोकतांत्रिक स्टेट भी तत्कालीन दौर में थे। और इनके आपस में संघर्ष के कारण क्या हुआ, संघर्ष के कारण अंतिम में विजेता कौन बनता है, मगध बनता है। आपने सुना होगा, कौशल, वत्स, आवंती और मगध। आपसी संघर्ष के बाद ये 4 बने। चारों जगह राजतांत्रिक व्यवस्था ही थी, चारों के बीच संघर्ष हुआ, तो अंतिम विजेता कौन बना, मगध बना। तो इसी दौरान हम लोग पढ़ते क्या है, इसी दौरान हम लोग पढ़ते हैं मगध साम्राज्यवाद का विकास, है ना। खासकर बीपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा ना, तो यहां से काफी पूछा जाता है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश पढ़ने को मिलता है। तो ये पॉलिटिकल है, यहां पे क्वेश्चन बनता है, यानी विभिन्न राजाओं से मगध साम्राज्यवाद का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये क्वेश्चन बन जाता है। यही वह दौर है जब भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हुआ, सेकेंड नागरीकरण हुआ। फर्स्ट नागरीकरण कब, हड़प्पा सभ्यता नागरिकित सभ्यता है, और उसके बाद बिल्कुल ग्रामीण संस्कृति चलती रही लंबे समय तक, और 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते क्या हो गया, सेकेंड नागरीकरण हो गया। और सेकेंड नागरीकरण में कहीं ना कहीं किसकी भूमिका है, तो लौह प्रौद्योगिकी की भूमिका है, आयरन की भूमिका है ना। और इस काल की जानकारी के लिए यह भी ध्यान रखिएगा, चूंकि नागरीय संस्कृति है तो कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ, शिल्प उद्योग के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ, वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ, मानते, ठीक है।
विभिन्न प्रकार की कृषि प्रक्रिया का डेवलपमेंट हुआ, मिश्रित खेती का डेवलपमेंट हुआ, बुआई पद्धति की शुरुआत हो गई, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। इसी वक्त आप देखते क्या है, सड़कों का निर्माण खरंजा युक्त शुरू हो गया, ईंट निर्मित रिंगबेल के प्रमाण मिलने शुरू हो गए, गांव में गृहपति वर्ग का उदय हो गया, नगरों में नगर श्रेष्ठी वर्ग का उदय हो गया, यानी गिल्ड सिस्टम का आगमन हो जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी यहां से भी पूछता है, चूंकि चेंज हुआ है ना, इसलिए क्वेश्चन यहां से भी बनता है। यही वह दौर है जब भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हुआ था, धार्मिक आंदोलन हुआ था। उत्तर वैदिक काल में धर्म का स्वरूप चेंज हो गया, धर्म का नेचर क्या हो गया, कर्मकांडीय हो गया। जहां धर्म का स्वरूप ऋग्वैदिक काल में नेचुरल था, उत्तर वैदिक काल में उसमें कृत्रिमता आ गई। अब चूंकि उसमें जब कृत्रिमता आ गई तो कर्मकांड का आगमन हो गया, यज्ञवाद, पुरोहितवाद, कर्मकांड, दान दक्षिणा की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, बलिवाद इत्यादि का आगमन हो गया। अब आम जनमानस के लिए धर्म उपयोगी नहीं रह गया। तो वैसी स्थिति में क्या हुआ, वैसी स्थिति में धार्मिक आंदोलन हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में, खासकर मगध क्षेत्र में ही हम पढ़ते हैं। कुल 62 संप्रदाय के डेवलपमेंट हुए, वैदिक मान्यता के अगेंस्ट, वेद विहित बातों के अगेंस्ट, है ना, जिसमें 2-3 धर्म काफी लोकप्रिय हुआ, जिससे लोकप्रियता मिली, जिसमें हम लोग बात किसकी करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, ठीक है, या भागवत मत की बात करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनता है। तो यहां पे हम लोग मुख्य रूप से ध्यान किस पे देंगे, जैन धर्म पे देंगे, बौद्ध धर्म पे देंगे, भागवत मत पे देंगे। जनरली सामान्य तौर पे लड़कों को लगता है कि महात्मा बुद्ध की जीवनी को पढ़ लेना ही बौद्ध धर्म है। नहीं, महावीर की जीवनी को पढ़ लेना ही बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, बिल्कुल नहीं। आप देखिएगा लेटेस्ट क्वेश्चन को ना, तो जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, भागवत साहित्य से क्वेश्चन पूछता है ना, इनकी फिलॉसफी से क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए कोई जीवनी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड साहित्य पे फोकस करने की जरूरत है, फिलॉसफी पे फोकस करने की जरूरत है ना। ये मेजर चेंज है। उसके बाद आपका इस चैप्टर में ये 3 पार्ट आपका बनता है जहां पे पढ़ने की जरूरत है। तो मुख्य रूप से देखिएगा क्या, कभी कभी खासकर बिहार बीपीएससी एग्जाम हो तो मगध साम्राज्यवाद से क्वेश्चन बनता है, चूंकि बहुत मेजर चेंज है। लेकिन वही अगर सिविल सर्विसेज की बात करें ना, तो कल्चर से क्वेश्चन बनता है, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत मत से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड स्रोत से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसी काल में, इस काल में देखते क्या है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित जो साहित्यिक स्रोत है उस वक्त की जानकारी देता है, तो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहां पे मुख्य रूप से हम फोकस किस पे करेंगे, सामाजिक धार्मिक आंदोलन पे फोकस करेंगे, ध्यान रखिएगा। यही वह दौर है, जिस वक्त भारत पर विदेशी आक्रमण भी हो रहा है, ध्यान रखिएगा। विदेशी आक्रमण में 2 आक्रमण हो रहा था। पहला आक्रमण ईरानी के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण यूनानियों के नेतृत्व में हुआ, है ना, यानी एक डायरियस के नेतृत्व में हुआ, दूसरा सिकंदर के नेतृत्व में हुआ। कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि इस आक्रमण का क्या इंपैक्ट भारत पर पड़ा, है ना, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। और तब जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ना, वो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, मौर्य काल पढ़ते हैं, मौर्य काल पढ़ते हैं। तो मौर्य काल कब से कब तक, मोटे तौर पे आप कह सकते हैं क्या, 4th सेंचुरी बीसी टू 2nd सेंचुरी बीसी, है ना। अब ये मेजर परिवर्तन का दौर है, चूंकि मौर्यकालीन जानकारी के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और ढेर सारे साहित्यिक साक्ष्य भी हैं, जिसमें मुख्य जो लिटरेचर है वो अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज के इंडिका है ना। लेकिन चूंकि जो शासक हुआ करते थे उनकी संबद्धता जैन धर्म से भी थी, बौद्ध धर्म से भी थी, तो बहुत ऐसा जैन लिटरेचर है, बौद्ध लिटरेचर है, जिससे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिल जाती है। यही वह दौर है जब ये आक्रमण भी हो रहा था विदेशियों का, तो कई यूनानी लिटरेचर है, उससे भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिल जाता है। अशोक के अभिलेख पुरातात्विक स्रोत के रूप में, अशोक ने जो राज्याधीश निर्गत किए, कई प्रकार के स्तंभ लेख जारी किए, ठीक है,
ये लघु शिलालेख जारी किए, बृहद शिलालेख जारी किए, गुफा लेख जारी किए। तो यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि जब क्वेश्चन बनता है मौर्य काल में, तो साहित्यिक स्रोत से भी क्वेश्चन बनता है और पुरातात्विक स्रोत से भी क्वेश्चन बन जाता है ना। तो इस पे फोकस करेंगे। पहली बार आप देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में न सिर्फ एक बृहद साम्राज्य का निर्माण ही हुआ, बल्कि एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना हुई। विशाल नौकरशाही का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है, दीवानी न्यायालय और क्या फौजदारी न्यायालय की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन ज्यादातर देखते क्या है कि चूंकि एक मॉडल स्थापित हुआ प्रशासन का मौर्य काल में, इसलिए यहां पे क्वेश्चन कहां से बनता है, मौर्य प्रशासन से क्वेश्चन बन जाता है ना। चूंकि वाणिज्य व्यापार का बहुत अधिक डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना कृषि का डेवलपमेंट हुआ। मौर्य काल में कृषि का व्यापक डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उस तुलना में वाणिज्य व्यापार का डेवलपमेंट नहीं हुआ। चाइना के साथ प्रत्यक्ष व्यापारिक संपर्क नहीं था। यह अलग बात है कि वेस्ट एशिया से रिलेटेड थे, है ना, मध्य एशिया से रिलेटेड थे, वाणिज्य व्यापार चल रहा था, लेकिन मौर्योत्तर काल की तुलना में काफी कमजोर स्थिति में था। इसलिए यहां पे कोई वाणिज्य व्यापार से कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनता है। यहां पे क्वेश्चन मुख्य रूप से प्रशासन से बनता है। क्योंकि इतने विशाल साम्राज्य के संचालन के लिए कुशल योग्य नेतृत्व की आवश्यकता है। तो नेतृत्वकर्ता के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य जैसा व्यक्ति मिला। आगे अशोक जैसा शासक हुआ। लंबा शासनकाल, 37 वर्षों का शासनकाल, कोई रिवोल्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जनरली अगर पर्सनालिटी की बात करें ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी अशोक से क्वेश्चन बन जाता है ना। तो यहां पे ये देखते हैं। और चूंकि अशोक के काल में, मौर्य काल में काफी समृद्धि थी, इसलिए कला के विकास पर जोर दिया गया। तो कला के रूप में राजकीय कला का भी विकास हुआ, लोक कला का भी विकास हुआ। तो गुफा कला का विकास देखते हैं, स्तंभ कला का विकास देखते हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत स्तूप निर्माण की प्रवृत्ति पर जोर दिया गया, तो कई स्तूपों के निर्माण हुए। इसलिए आप देखते क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन कला से पूछ देता है। नहीं, याद कीजिए, धौली की गज मूर्ति से क्वेश्चन पूछा है। हाथी के शीर्ष वाला स्तंभ कहां से मिला, सांची से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो यही एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इतने विशाल साम्राज्य का डिक्लाइन कैसे हुआ। अपनी सेना की उपस्थिति में ही पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धदत्त की हत्या कर दी और शुंग वंश की सत्ता स्थापित कर दी। आखिर इसके डिक्लाइन का क्या रीजन था। अलग अलग इतिहासकार बताते हैं पतन के कारण को। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पतन के अमुक कारण का जिक्र किसने किया, है ना। वित्तीय संकट के कारण मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ, ये किसने कहा। एक आध दो बार क्वेश्चन पूछा है डीडी कौशाम्बी से। ठीक है, तो मौर्य काल में जो मेजर चेंज है, जो महत्वपूर्ण है, हम उसी को देखेंगे, है ना। क्योंकि यहां पे आप देखते क्या है कि इसी काल में फर्स्ट मतलब जैन संगति का आयोजन हुआ है। तो उस संगति के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। अब देखते हैं क्या पोस्ट मौर्य पीरियड। ये है आपका सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर, सॉरी, थर्ड सेंचुरी बीसी से लेकर सेकेंड सेंचुरी एडी तक 500 वर्षों का शासनकाल है। अब इस काल में जो देखते क्या है, मेजर चेंज आ रहा है ना, वो मेजर चेंज क्या आ रहा है, गौर करके देखिएगा। मौर्य काल की तुलना में वाणिज्य व्यापार का व्यापक डेवलपमेंट हुआ। चाइना के साथ प्रत्यक्ष व्यापारिक संपर्क, रोमन जगत के साथ प्रत्यक्ष व्यापारिक संपर्क, है ना। पश्चिमी एशिया के साथ वाणिज्य व्यापार, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, मध्य एशिया के साथ वाणिज्य व्यापार। वाणिज्य व्यापार भारतीयों के पक्ष में था। भारत आयात कम करता था, निर्यात ज्यादा करता था। यही वह दौर है जिस वक्त भारत में मौद्रिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी मानकीकृत मुद्रा का आगमन हो गया, है ना। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के बनने लगे।
भारत बहुत सारे प्रोडक्ट का निर्यात करता था रोमन जगत के लिए, सर्वाधिक निर्यात रोमन जगत के लिए होता था। इसलिए देखिएगा कि पोस्ट मौर्य पीरियड में अधिकांश क्वेश्चन जो बनता है ना, वो वाणिज्य व्यापार से बनता है ना। गिल्ड सिस्टम को स्वायत्तता मिल गई। जहां मौर्य काल में दो मुख्य बंदरगाह हुआ करते थे, ताम्रलिप्ति हुआ करता था, भरौच हुआ करता था, इस काल में ढेर सारे पोर्ट टाउन के डेवलपमेंट हो गए, है ना। इसलिए देखिएगा कि अधिकांश क्वेश्चन जब पोस्ट मौर्य से बनता है ना, तो वाणिज्य व्यापार से ही बनता है। चूंकि ये दौर समृद्धि का दौर है, इस काल में क्या होता है, इस काल में कला का व्यापक विकास हुआ। वास्तुकला का, मूर्तिकला का, चित्रकला का, तीनों ही आर्ट का व्यापक डेवलपमेंट हुआ। चूंकि यही वो दौर है जब फोर्थ बौद्ध संगति का आयोजन होता है, महायान हीनयान का डेवलपमेंट होता है। महायान के तहत बुद्ध की मूर्तियां बनने लग गई, नहीं, मूर्तिकला के तहत गांधार कला, मथुरा कला का विकास होता है ना। कई ऐसा क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप में है जहां पहाड़ी क्षेत्र को काटकर पूजा स्थल के रूप में चैत्य का डेवलपमेंट हुआ। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र, नासिक पहाड़ी क्षेत्र में, है ना। इसलिए अगर क्वेश्चन बनता है तो कहां से बनता है, कला से क्वेश्चन बनता है, चूंकि इस क्षेत्र में व्यापक डेवलपमेंट हुआ, है ना। साहित्यिक क्षेत्र में भी कुछ विकास हुआ, कई साहित्य का सृजन हुआ। जैसे आप देखते हैं फर्स्ट स्मृति लिटरेचर का आगमन कब हुआ, पोस्ट मौर्य पीरियड में ही मनु स्मृति का, याज्ञवल्क्य का स्मृति का आगमन। कई लौकिक साहित्य का सृजन हुआ। इसलिए क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन साहित्य से बनता है। और कभी कभी देखेंगे बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में, चूंकि ये जो दौर है ना, यहां पे कोई अखिल भारतीय साम्राज्य नहीं है, कोई एक मजबूत शासक नहीं है जिसके हाथ में पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया हो। कई विदेशी आक्रांता आते हैं, एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर लेते हैं। जैसे इंडो ग्रीक शासक, इंडो ग्रीक के बाद यूची कबीला यानी कुषाण शासकों का आगमन होता है। भारत के कुछ क्षेत्र में शकों का नियंत्रण है, कहीं कहीं बैक्ट्रियन का नियंत्रण है। कुछ क्षेत्र में भारतीय शासक भी हैं, जैसे शुंग शासक, कान्व शासक मगध क्षेत्र में हुआ करते थे। साउथ इंडिया में सातवाहन हुआ करते, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, खासकर बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में, कि भाई भारतीय शासक कौन, उनके फाउंडर कौन, ये क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन मेन चेंज जहां पे है, क्वेश्चन यहीं से बनता है ना। और कला कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है बौद्ध धर्म से, महायान से। महायान के कई ब्रांचेज का आगमन होता है, शून्यवाद, है ना, विज्ञानवाद का आगमन होता है, योगाचार विज्ञानवाद, माध्यमिक कार्य का। तो क्वेश्चन कभी कभी बौद्ध धर्म से भी बन जाता है। तो यही यहां पे फोकस करने की मुख्य रूप से जरूरत है। एकदम ध्यान रखिएगा, जिस वक्त ये नॉर्थ इंडिया में मौर्योत्तर काल है ना, उसी वक्त साउथ इंडिया में जिस संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ, उसे क्या कहते हैं, संगम कल्चर कहते हैं। और इसी दौर के अंतर्गत साउथ इंडिया में हम क्या पढ़ते हैं, संगम काल पढ़ते हैं, है ना। और इस संगम काल के बारे में जो जानकारी मिलती है विशेष रूप से साहित्यिक स्रोत से, और वो लिटरेचर क्या कहलाता है, संगम लिटरेचर कहलाता है। वहां की संस्कृति प्रभावित हो रही थी नॉर्थ इंडिया से। नॉर्थ इंडिया के लोग वहां के भी कल्चर को आत्मसात किए हुए थे, नॉर्थ का प्रभाव भी पड़ रहा था, इसलिए उनका धर्म भी प्रभावित हो रहा था, उनका सोसाइटी भी प्रभावित हो रहा था, ठीक है। लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन बनता रहा है ना, वो क्वेश्चन बनता रहा है खासकर किससे, संगम साहित्य से। चूंकि 3 संगम हुए, विद्वत जनों की कुछ रचनाएं सामने आई, जिससे साउथ इंडिया के चोल शासक के बारे में, चेर शासक के बारे में, पांड्य शासक के बारे में जानकारी मिलती है, वहां के कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। लेकिन अधिकांश क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो लिटरेरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम संगम पीरियड में मुख्य रूप से साहित्य पे अपने आप को फोकस करेंगे, है ना। उसके बाद जिस पीरियड के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है वो क्या है, गुप्त पीरियड, है ना। गुप्त काल कहने का मतलब कब से कब तक, 4th सेंचुरी एडी से लेकर कब तक, ठीक है। आपका 3rd सेंचुरी एडी से लेकर
एक मिनट, 3rd सेंचुरी एडी से लेकर कब तक? 6th सेंचुरी एडी तक, यही गुप्त काल है। अब अगर आप गुप्त काल में एक मेजर चेंज देखेंगे तो एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण होता है जिसमें कुछ गुप्त शासकों की भूमिका है। आप समुद्रगुप्त की बात करते हैं, आप चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य की बात करते हैं, है ना। तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए ना तो गुप्त काल को चूंकि स्वर्ण युग की अवधारणा भी रही है, इसका मतलब है कि गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का काफी डेवलपमेंट हुआ। गुप्त काल में ढेर सारे ब्राह्मण लिटरेचर्स की रचना हुई। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण की अवधारणा विकसित हुई और यही कालक्रम में नागर शैली के मंदिर के रूप में स्थापित हुआ, है ना। इसलिए आप देखेंगे क्या कि गुप्त काल का जितना भी आपका क्वेश्चन बनता है ना, तो कुछ एक तो आपका क्वेश्चन स्रोत से बनता है, चूंकि ढेर सारे संस्कृत साहित्य का सृजन होता है इस काल में, है ना। तो क्वेश्चन उस लिटरेचर से, रामायण का संकलन इसी काल में हुआ, महाभारत का संकलन हुआ, पुराण का संकलन होता है ना। तो साहित्यिक क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट हुआ है, तो विशेष रूप से क्या इस दौर की भाषा साहित्य से क्वेश्चन बन जाता है ना। गुप्त काल में हम देखते क्या है, वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में लगभग स्थिति वैसी ही रही जैसा मौर्योत्तर काल में था, लेकिन बाद में डिक्लाइन हुआ। जब डिक्लाइन हुआ तो कई नगर कस्बे धीरे धीरे उजड़ने लगे। ग्रामीण क्षेत्र में कौड़ियों का प्रचलन हुआ करता था और इन तमाम के बारे में जानकारी कुछ चाइनीज स्रोत भी देता है, जिसमें हम लोग पढ़ते क्या है, फायान को पढ़ते हैं, है ना। तो क्वेश्चन वहां से भी आपका बन जाता है। चूंकि इस दौर में जो मेजर चेंज देखने को मिलता है ना, वो चेंज देखने को मिलता है धर्म के क्षेत्र में और वो चेंज देखने को मिलता है कला के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर आ गया। लगभग गुप्त शासक वैष्णव धर्मावलंबी थे, वैष्णव धर्म को समर्थन दिया, शैव धर्म को अपना समर्थन दिया। तो ब्राह्मण धर्म का व्यापक डेवलपमेंट हुआ। चूंकि मौर्योत्तर काल में जो शासक थे उन लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म को संरक्षण दिया था, है ना। लेकिन इस काल में जब ब्राह्मण धर्म को संरक्षण मिला, ब्राह्मण धर्म अपने पीक पर आ गया। ब्राह्मण धर्म से संबंधित लिटरेचर की रचना हुई। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत क्या हुआ, कला का विकास हुआ, देव मूर्तियों का निर्माण शुरू हो गया, मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया, है ना। तो जब भी क्वेश्चन बनता है तो यही 3 पार्ट से आप देखेंगे गुप्त काल का क्वेश्चन बनता है। और जिस शासक के तहत गुप्त साम्राज्य का डेवलपमेंट हुआ, गुप्त प्रशासन का डेवलपमेंट हुआ, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, तो कभी कभी वहां से क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि यही वह दौर है जब हूनों का आक्रमण हो रहा है, पुष्यमित्रों का आक्रमण हो रहा है, तो इससे गुप्त साम्राज्य क्या हुआ, प्रभावित हुआ, है ना। और उसके बाद आप देखते क्या है, भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया, जिसको आप क्या कहते हैं, पोस्ट गुप्ता पीरियड, है ना, पोस्ट गुप्ता पीरियड। ये दौर जो है आपका 6th to 8th सेंचुरी एडी, तो मुख्य रूप से देखते क्या है, तमाम क्षेत्रीय शक्तियां थी। उसी में एक शक्ति का उदय होता है जो एक साम्राज्य के निर्माण में सफल हो जाता है। आपने नाम सुना होगा, उसका नाम है हर्षवर्धन, है ना। हर्षवर्धन के नेतृत्व में एक विशाल साम्राज्य बनता है, भले कम समय के लिए बने। तो क्वेश्चन अगर बनता क्या है, तो हर्षवर्धन से क्वेश्चन बन जाता है। हर्षवर्धन के बारे में जो जानकारी लिटरेचर दे रहा है उससे क्वेश्चन बन जाता है, समझ सकते हैं। चूंकि इस दौर में सीमित समय के लिए ही हर्षवर्धन है, तो उसके बाद क्षेत्रीय शक्तियों का डेवलपमेंट हो जाता है। कोई केंद्रीय शक्ति है नहीं, केंद्रीय शक्ति का क्षरण हो गया, वाणिज्य व्यापार का ह्रास हो गया। लैंड ग्रांट के कारण क्या हो रहा है, सामंतवादी प्रवृत्ति बढ़ने लगी, क्लोज्ड इकोनॉमी का दौर आ गया, मौद्रिक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई, बार्टर सिस्टम काल्पनिक हो गया, आबादी का बोझ कहां बढ़ गया, कृषि पे बढ़ गया। इसलिए आप देखिएगा क्या कि यहां से जब भी क्वेश्चन बनता है, भूमि संबंध से क्वेश्चन बनता है, सामंतवाद से क्वेश्चन बनता है, लैंड ग्रांट कितने प्रकार के तत्कालीन दौर में चल रहे थे उससे क्वेश्चन बनता है ना। इस दौरान मंदिर निर्माण की जो प्रवृत्ति शुरू हुई थी अलग अलग क्षेत्रों में, चूंकि लगभग शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, क्षेत्रीय शासक भी ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, ब्राह्मण धर्म का डेवलपमेंट हो रहा था। गुप्त काल में जिस आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, मंदिर कला का, उसका भी थोड़ा विकास हुआ यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन नागर शैली आधारित मंदिरों से क्वेश्चन पूछ देता है।
चूंकि हर्षवर्धन की आस्था बौद्ध धर्म में थी, इसने धर्म सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके बारे में जानकारी कौन देता है? हुएनसोंग देता है, चाइना का यात्री था जो घूमने आया। वही हर्षवर्धन के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्या आपका हुएनसोंग की रचना सीयूकी से कभी कभी पूछ देता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हर एक चैप्टर में आप खास प्रवृत्ति पे फोकस करके भी पढ़ेंगे ना, तो आपका आंसर बनेगा। हर हाल में आप आंसर बनाएंगे, तो कम टाइम का इस्तेमाल करते हुए भी आप इसको पूरी तरह तैयार कर सकते हैं। समझ रहे?